बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम के तमाम जो जजेस हैं इन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास हुआ है। इस फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। क्या गर्मा गर्मी हुई इस इजलास के अंदर, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस अतर मिनल्ला या जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस मंसूर अली शाह या दीगर ऐसे जजेस जिनको चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब का हम ख्याल जज माना जाता था और वो उनके ग्रुप से आप कह सकते हैं कि ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि हम ख्याल थे, उन जजों ने भी चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा से मुंह मोड़ लिया है और अपना हाथ खींच लिया है। ये बड़ी पेशरफ्त क्या हुई है, मैदान सज गया है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर इसी तरीके से नाजरीन, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लेटर लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इस लेटर को लेकर बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग या फुल कोर्ट इजलास था ये बड़ा हंगामी तौर पर बुलाया गया क्योंकि बड़ी एंड टाइम पर या एंड टाइम पर जो इसकी इतला थी, जो खबर थी, वो हमने ब्रेक की और तकरीबन 3:45 बजे हमने ये खबर दी, मैंने ये खुद ये खबर दी और ब्रेक की अपने चैनल के ऊपर। और 4 बजे जो इजलास था वो इसका शुरू हुआ, यानी कि 3:45 बजे ये हमें मालूम हुआ कि आज ही फौरी तौर पर 4 बजे ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है, जो फुल कोर्ट इजलास है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बुला लिया गया है। और 2 घंटे से ज़्यादा ये जो इजलास है वो चलता रहा है और बिल्कुल एन अफ्तारी से 2-3 मिनट पहले ये जो इजलास था वो ख़त्म हुआ और उसकी फिर जो खबर थी हमने ब्रेक की। बहरहाल इस इजलास के अंदर जी क्या चीज़ें डिस्कस हुई, पहले तो ये जो एक खबर है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो गर्मा गर्मी वाला मामला है वो भी आपको बताता हूँ जी। फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास तकरीबन 2.25 घंटे तक जारी रहा। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर गौर किया गया और जजेस के ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। ज़राए का कहना है कि फुल कोर्ट इजलास पर जो एलामिया है वो जारी किए जाने का इम्कान था आज, लेकिन अब नहीं है, अब इसका एलामिया जारी नहीं होगा। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मुकम्मल खबर सुन लें। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब ने आज ही हंगामी तौर पर ये जो फुल कोर्ट मीटिंग थी वो बुलाई थी और इस मीटिंग से पहले अटॉर्नी जनरल जो हैं उनसे चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की जानिब से पहले मुशावरत की गई और उसके बाद ये जो मीटिंग थी फुल कोर्ट की वो बुलाई गई। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर जो है एक तो ज़ाहिर सी बात है जो जजेस ने लेटर लिखा, उस लेटर का जो जायज़ा था वो लिया गया, लेकिन किसी भी हतमी नतीजे पर इस इजलास में आज नहीं पहुंचा जा सका और इसीलिए अफ्तारी के करीब आकर ये जो इजलास था वो ख़त्म हो गया। और बाखबर हल्के ये बताते हैं कि इस इजलास के अंदर खासी जो गर्मा गर्मी है वो भी हुई है और एक बात तो तय है कि जो इंक्वायरी है वो तो होनी ही होनी है। और इस इजलास में बाखबर हल्के ये भी बताते हैं या तो एक लार्जर बेंच बनाया जाएगा मामले के ऊपर या तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल बेंच होगा और वो इस मामले को देखेगा और इसकी जो इंक्वायरी है वो होगी ही होगी। इस मामले को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकेगा। और आज के इजलास के अंदर यही जो गर्मा गर्मी है वो हुई है और कोई फाइनल नतीजा नहीं आ सका। और अब क्या डिटेल्स आ रही हैं कि ये इजलास कल दोबारा से होगा और ये इजलास होने से पहले चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब जो हैं वो मुलाकात करेंगे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। तो ये एक बड़ी एक आप कहें कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 बजे आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के अंदर भी यही जो मैटर है वो डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद ये जो फुल कोर्ट है ये दोबारा बैठेगा और इस फुल कोर्ट में फिर से इस लेटर के हवाले से डिस्कशन की जाएगी और चीज़ों को तय किया जाएगा और ऐसे ही इस मामले को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो होगी अंदरूनी कहानी। अब नाज़रीन मैं आपको एक और जो बड़ी खबर है वो भी देता चलूँ और ये
बेसिकली सबीउल हसन साहब है, इन्होंने भी इस मामले के ऊपर ट्वीट किया है। हमारे दोस्त कोलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, उन्होंने लिखा है इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा पर दबाव है, और इस दबाव की असल वजह यह है कि जिन जजिस के बारे में समझा जाता था कि वो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के हम ख्यालों में शामिल हैं, अब उनका ताउन भी उस तरह से नहीं रहा जैसे चीफ जस्टिस बनने से पहले था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि चीफ जस्टिस बनने से पहले और मामला था, और दावे थे, और चीज़ें अमली तौर पर चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब की जानिब से की जाती रहीं, लेकिन जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने उसके बाद तमाम तर जो मामला थे वो बिल्कुल ही उलट हो गए, और जो पहले कहा जाता रहा उसके बरक्स जो चीज़ें थी वो हुई। और जाहिर सी बात है जो हम ख्याल जजिस थे वो इसलिए साथ थे क्योंकि उस वक्त जो ख्यालात थे, जो सोच थी वो मैच करती थी, और अब जो सोच और ख्यालात हैं वो मैच नहीं करती, इसलिए वो साइड पर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो कंट्रोल होता है, ख़ास तौर पर मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायर होने के बाद जो कमेटी में तब्दीली आई है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब उस कमेटी में हैं। तो पहले तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ साहब के बिल्कुल शाना बशाना थे, और जो चीफ साहब का फैसला होता था वही जस्टिस सरदार तारिक मसूद का फैसला होता था। तो कमेटी में हमेशा जो बेंचेस की तश्कील करती है और खुद नोटिस लेती है वो 2-1 से ही होता था, उसमें तीसरा जज चाहे कोई भी हो, बेशक जस्टिस इजाजुल एहसन थे वो क्यों ना हो, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह थे वो क्यों ना हो। लेकिन अब मामला थोड़ा बदल चुका है, तो अब वो जो कंट्रोल था वो नहीं है, और फिर उसके बाद हम ख्यालों का जो ख्यालात हैं वो तब्दील होना, ये एक जो है वो बड़ी, आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामी या बड़ी अहम जो तब्दीली है वो हुई है। और फिर आप देखें कि इस तब्दीली के बाद कितनी हैपनिंग्स हुई हैं। जो 6 जजेस हैं वो बोल उठे हैं, उन्होंने पूरी चार्जशीट लगा दी है, और इवन कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक बड़ा जो रिलीफ है आप कहें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, और इस्लामाबाद में जलसा करने की जो इजाज़त है वो दे दी है, और इंतज़ामिया को हिदायत की है कि आप इनको जलसा करने की जो इजाज़त है वो दे दें। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ साल पहले गालबन उन्होंने जलसा किया होगा, इस्लामाबाद में एक्टिविटी वो नहीं कर पाए थे। तो अब ये जो जलसे की इजाज़त मिली, और किसने जलसे की इजाज़त दी है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और ये लेटर के बाद जो तब्दीली है वो आई है। इससे पहले बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब या तो अगेंस्ट फैसले आते थे या वो फैसले महफूज रहते थे, और वो इतना टाइम महफूज रहते थे कि जब वो सुनाए जाते थे तो वो मामला ही गैर मौसूर हो जाता था, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये जो लेटर सामने आया है इसके बाद शदीद दबाव है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ताकतवरों के जो ऐवान हैं उनमें शदीद दबाव है, और ये जो फुल कोर्ट हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ। और ये अब जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून आज़म तारड़ से कल मुलाकात होने जा रही है, ये भी खबर मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने ब्रेक कर रहा हूँ, ये वैसे ही नहीं हो रही, ये प्रेशर दबाव है इस वजह से हो रही है। और फिर इन तमाम तर डॉट्स को कनेक्ट करें, और आज का चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो फैसला है और इजाज़त दी गई है, तो ये एक बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान साहब को आप समझें कि एक जिस चीज़ के लिए उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था, और फिर उसके बाद एक जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने भी ये जो पहला बड़ा स्टैंड है वो ले लिया है। खबर आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दें, किसी का राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता। आमिर फारूक साहब का कहना था कि जलसे सब ने किए हैं, इंतज़ामिया कायदो ज़वाबित और शराइत तय कर ले। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत का कहना था हम अब 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब ये तो बस वैसे ही वो कह देते हैं ना, बाकियों को हो जाती है, पीटीआई की दफ़ा सिक्योरिटी मसाइल आ जाते हैं। बहरहाल पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई इसकी खिलाफ वर्जी हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं, गैर मामूली शराइत आयद ना हो। फिर इसी तरीके से जी उन्होंने ये भी कहा कि पहले वाले चीफ जस्टिस भी जलसे की इजाज़त देते रहे हैं, मैंने भी ऑर्डर किया है।
تو بہرحال جی یہ جو اجازت ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے دے دی گئی ہے. یہ ضرور کہا گیا کہ آپ اپنی شرائط عائد کر دیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایسی شرائط نہ ہوں جو ایک معمولی عام نارمل شرائط ہوتی ہیں وہ آپ ضرور عائد کریں. کوئی ایسی شرائط نہ ہو جائیں کہ ناممکن ہی ہو، یعنی کہ آپ کہہ دیجیے کہ 100 بندوں سے زیادہ ہی آپ جلسے میں لوگ شریک نہیں ہوں گے، تو یہ تو پھر کوئی شرائط نہ ہوگی. مطلب اس طرح کی شرائط تو نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کی کوئی ناممکنات میں سے کوئی شرائط نہ ہو جائے، تو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور اب جب وہ اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کریں گے اور لوگوں نے تو آنا ہی ہے، جب اجازت نہیں ہے اور سختیاں ہیں تو تب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. جب جھنڈا پکڑنے کے اوپر پولیس گرفتار کر لیتی ہے، تو اب جب جلسے کی اجازت ہوگی اور اسلام آباد میں ہوگی، اور اسلام آباد میں جب بڑا جلسہ ہوگا تو اس کا جو ماحول ہوگا وہ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ماحول ہوگا. اور 6 اپریل کو اب جو جلسہ ہے وہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور عید کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور عید سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے بنتا ہے پی ٹی آئی کا یہ جو جلسے کا انہوں نے تاریخ کا اعلان کیا ہے. تو عید کے بعد مزید وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے جی کہ انہوں نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. ضمنی انتخابات ابھی جن حلقوں میں جو چھوڑے گئے ہیں حلقے، تقریباً کوئی 31 حلقے ہیں، ان میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے ان میں بائیکاٹ کر دیا. اچھا ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بائیکاٹ نہ بھی کرتے، اپنے بندے بھی یہاں پر کھڑے کرتے، تو پھر بھی مولانا صاحب نے تو جیتنا نہیں تھا. ان عام انتخابات میں ان کا حال کیا ہوا ہے وہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہے. تو بہتر انہوں نے اسی میں ہی انہوں نے سمجھا کہ ہم بائیکاٹ کر لیتے ہیں انتخابات کا، تو سیٹیں تو ویسے بھی ہم نے نہیں جیتنی، چلیں جی ایک ہم اپنا بیانیہ بنا لیں گے جی کہ انتخابات کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس لیے ہم بائیکاٹ کا بھی اعلان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو ہم مسترد کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے، کراچی، پشاور اور لاہور میں بھی جلسے کریں گے. اچھا ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے 25 اپریل کی. انہوں نے کہا جی کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بے بس ہے، اسے نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں. آج ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. خواجہ آصف نے ماضی کے دریچوں سے پردہ اٹھایا ہے. تو یہ جی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جو بڑا اعلان ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اسی طرح سے جی آج جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ آرمی چیف عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے. گزشتہ روز شانگلہ میں پیش آنے والے دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کے تناظر میں آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی. تو یہ اہم ترین جو اجلاس تھا، ہنگامی اجلاس تھا، کیونکہ کل یہ واقعہ ہوا اور آج یہ اجلاس بلا لیا گیا. تو اس میں وزیراعظم شہباز شریف اور عاصم منیر نے شرکت کی، اور اس میں یہ جو بیان ہے ان کا سامنے آیا. اجلاس میں سرحدوں کے پار دہشت گردوں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جبکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے علاقائی نقطۂ نظر کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. آرمی چیف نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کیا. آرمی چیف نے کہا کہ قوم نے پچھلی 2 دہائیوں میں ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. تو یہ اہم ترین اجلاس ہوا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس پہ یہ بڑا امپورٹنٹ بیان تھا جو کہ آج جاری کیا گیا ہے. آخر میں ناظرین آپ کو خبر جو ہے وہ میں دیتا چلوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے سوا ہر کام کر رہا ہے. اچھا ان کے بیان سے یاد آیا کہ اعظم سواتی صاحب جو آج ججز نے جو کچھ فیس کیا ہے، جو ویڈیو کیمرز برآمد ہوئے اور دیگر چیزیں، یہی چیزیں کل اعظم سواتی صاحب نے بھی فیس کی تھیں، اور پریس کانفرنس میں یہ رو پڑے تھے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ماتھے پر یہ مار رہے تھے، اور اس وقت جس درد اور کرب سے یہ گزرے وہ کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اور اگر اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بیتی، اس کے اگینسٹ ایکشن لے لیا جاتا اگر، تو میرے خیال سے آج جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پھر ان کے ساتھ نہ ہوتا. یعنی کہ آپ اگر ایک برائی ہے، اگر اس کو پنپنے سے پہلے یا ایک کوئی ایسا کام ہے جو کہ غلط ہو رہا ہے اس کو ہونے سے پہلے یا اس کو انیشل سٹیج پر ہی روک دیں تو وہ پھر آگے مزید نہیں بڑھتا. لیکن اگر آپ نے اس کو آگے بڑھنے دیا اور اس بات کا انتظار کیا کہ وہ ہم تک آئے گا تو پھر دیکھیں گے، یا ہم تک نہیں آیا
تو پھر جب وہ آپ تک آئے گا تو پھر آپ اس کو روک نہیں پائیں گے, وہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور ایگزیکٹلی ابھی یہی کچھ ہو رہا ہے اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر اسی طرح سے شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا. اگر ان چیزوں کو یا شہباز گل والا تو میٹر خیر اور تھا, لیکن اعظم سواتی صاحب کی وہ جو ویڈیو والا معاملہ تھا, اگر ان کو وہاں پر روک لیا جاتا تو شاید جو ججز ہیں ان کے ساتھ آج یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. تو بہرحال جی سٹینڈ لے لیا گیا, دیکھتے ہیں اس کے اوپر اب کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.